नमस्कार, मैं गजेंद्र सर, एपेक्स बायोलॉजी सराय वैशाली। आप लोग इससे पहले पुष्प के बारे में जानकारी लिए थे। इसके बाद आगे हम लोग परागण के बारे में चलेंगे, जिसका मतलब कि फूलों में कैसे परागण की क्रिया होती है उसके बारे में, है ना, बताएंगे। चलिए देखते हैं कि परागण कैसे होता है, एक पुष्प में परागण की क्रिया कैसे संपूर्ण होती है। देखते हैं कि परागण होता क्या है। सबसे पहले परागण का मतलब क्या होता है, उससे पहले परागकण होता है। जिसे कहने का मतलब है कि पुष्प में जब तक परागण की क्रिया संपूर्ण नहीं होगी तब तक दूसरे पुष्प का निर्माण नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखते हैं कि परागण क्या होता है ना। तो देखा जाता है कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना परागण कहलाता है। मतलब कि परागकण को जो पॉलन ग्रेन्स होता है, उस पॉलन ग्रेन्स को वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण जो है कि यह पुष्प में दो तरह से होते हैं। परागण पुष्प में कहा जाता है कि दो तरह से होते हैं, है ना। सबसे पहला स्वपरागण, है ना। स्वपरागण होता है सेल्फ पोलिनेशन, और पर परागण क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ मतलब खुद का होता है। जैसे कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो खुद से अपना परागण की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे स्वपरागण होता क्या है। कहा जाता है कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब वह स्वपरागण कहलाता है। कहा जाता है कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब वह स्वपरागण कहलाता है। जैसे देखिए, कहा जाता है कि अगर इसी का परागकण अगर इस वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाएगा तो यह स्वपरागण होगा। लेकिन अगर कहा जाता है कि पर परागण में होता क्या है कि दूसरे पुष्प, मतलब कि जब एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उसे पर परागण कहते हैं, है ना। तो ठीक इसका उल्टा है, जब स्वपरागण मतलब कि अपने आप खुद से करता हो, तो जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तब उसको क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। जैसे स्वपरागण में गेहूं, धान, दलहन, मक्का, ये सभी में क्या होते हैं, स्वपरागण की क्रिया पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें पर परागण होते हैं। तो ज्यादातर देखा जाता है कि पर परागण की क्रियाएं संपूर्ण होती है, और स्वपरागण की क्रिया में माना जाता है कि स्वपरागण के द्वारा जो उत्पन्न जितने भी जो पुष्प होंगे वो ज्यादातर देखा जाता है कि कमजोर होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर गेहूं का बीज बार बार अगर उसको फसल के लिए उपयोग किया जाए तो उसके द्वारा जो संतति होंगे हमेशा एक जैसे नहीं होंगे, उसमें बदलाव होते रहेंगे। मतलब कि धीरे धीरे उसकी जो संतति होगी क्या होगी, कमजोर होते जाएगी, है ना। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ मुख्य परागण के जो मतलब कि पर परागण होते हैं, वह परागण की क्रिया कौन कौन से होते हैं। तो परागण जो किसके द्वारा होता है, ज्यादातर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है देखा जाता है कि कीटों के द्वारा। तो कीटों के द्वारा, जिसको एंटोमोफिली कहा जाता है, एंटोमोनोफिली कहा जाता है, जिसमें देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं, है ना। बिना कीट से ज्यादातर देखा जाता है कि परागण की क्रिया पुष्प में नहीं होता है। लेकिन परागण की पूर्ण करने के लिए हमको कीट की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए सबसे पहले देखा जाता है कि परागण का साधन है वो है कीटों द्वारा। तो देखिएगा कि अड़हुल का फूल होता है जो हिबिस्कस होता है, उसमें कीट के द्वारा ज्यादातर क्या होते हैं, परागण की क्रिया पूर्ण होती है, पर परागण, है ना। तो देखा जाता है कि वह ज्यादातर आकर्षित होते, क्यों, क्योंकि वह रंगीन होते हैं और ज्यादातर अट्रैक्टिव क्षमता वाले होते, मतलब आकर्षण क्षमता होते हैं, जिसके कारण परागण की क्रिया में वो भाग आसानी से ले लेते हैं और कीट उसकी ओर आकर आकर्षित होते हैं, है ना। देखा जाता है कि पक्षी जो परागण करता है, अब उसके बाद पक्षी परागण है। तो पक्षी परागण जैसे छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो ज्यादातर उसको जो है कि परागण की उसके जो आगे वाले नुकीले जो होते हैं उस ओर से ज्यादातर परागण की क्रिया में भाग लेते हैं, है ना। उसके बाद वायु परागण है। तो बहुत सारे ऐसे फसल है जिसमें क्या होता है, परागण की क्रिया पूर्ण होती है। जैसे गेहूं, धान, मक्का, ये सभी में मतलब कि बहुत सारे फसल है जिसमें कीट के द्वारा नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है ना। उसके बाद जल द्वारा,
तो बहुत सारे ऐसे, जैसे बारिश का मौसम होता है तो फूल जो लगे रहते हैं उसके जो परागकण क्या करते हैं, झड़कर और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो जिससे जल के द्वारा भी परागण की क्रिया पूर्ण होती है। अब देखा जाता है कि जंतु के द्वारा कैसे होते हैं। जैसे देखती हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया, जिसका वेट होता है 40 केजी, है ना। जैसे रेफ्लेसिया है विश्व का सबसे बड़ा जो है फूल होता है, जिसका 40 केजी वेट होता है, उसमें परागण हाथी द्वारा होता है। जैसे हाथी का जो सूंड होता है, उस सूंड में वो वासीय पदार्थ जो पाए जाते हैं, जो कहा जाता है कि जब वह उस फूल को टच करती है, छूती है, तब जाके उसमें उसका जो परागण चिपक जाता है और फिर जाके किसी दूसरे पुष्प से जब वह टच करती है तो उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। इससे क्या होते हैं, उसमें परागण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, कहा जाता है कि कमल के फूल में फौरा द्वारा परागण होता है ना। तो फौरा का जो होता है, उसका जो पैर होता है पूरी तरह से मतलब रोएदार होता है, जिसमें परागकण सट जाते हैं, और जैसे ही एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर वह जाता है तो क्या होता है, उसमें पर परागण की क्रिया में भाग ले लेती है ना। अब देखते हैं कि सबसे छोटा फूल वोल्फिया में कीट द्वारा परागण होता है। विश्व के सबसे छोटा फूल वोल्फिया में किसके द्वारा परागण होते हैं, कीट द्वारा होते हैं। देखा जाता है, देखिए इस पुष्प में, इससे पहले हम आपको बताएं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, है ना। बाहरी दरपुंज, फिर उसके बाद ये आपका आ जाएंगे पुमांग, उसके बाद ये आ जाएंगे आपका जायांग। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये चारों भाग पूरी तरह से, है ना, मतलब कि कहा जाता है कि परागण में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका पुष्प का ही पुष्पासन हो गया, जिस पर फूल बैठते हैं उसको पुष्पासन कहते हैं। और यहाँ पे यह भ्रूण कोश होता है, जिसको एम्ब्रॉय सेक के नाम से जानते हैं, यह भ्रूण कोश है। उसके बाद यहाँ से इगुमनज का निर्माण होता है, जो आगे की ओर निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। अब देखते हैं कि यह उसके बाद यह पुष्प का वर्तिकाग्र है और यह इसका परागकण है। और कहा जाता है कि यही परागकण जब किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, परागण कहते हैं।